नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग आर्य में। दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, उपराष्ट्रपति के ऊपर तक। आप पिछले वीडियो में जाकर अच्छी तरह से ये देख सकते हैं। तो पेज नंबर 245 जो है लूसेंट का, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग उपराष्ट्रपति से अब शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 63 में आता है। उपराष्ट्रपति किस में आता है? तो आर्टिकल नंबर 63 हम लोगों ने एक सूत्र एक देखा था, उसरा निका चूस। यहाँ पे ऊ से हमारा हो जाता था उपराष्ट्रपति, जो कि 63 से शुरू होता था, ठीक ना। ऐसे ही करते करते ऊसरा निका चूस, तो हम लोग इसको देखते हैं। 63 से शुरुआत होगा और 69 तक जाएगा। तो देखते हैं कौन सा आर्टिकल में क्या क्या आता है। हमको इसको टॉपिक ट्रिक के माध्यम से क्या कर लेंगे, तो याद कर लेंगे। तो ध्यान देते हैं, उपराष्ट्रपति का पद किस में है दोस्तों? 63 में है। किस में है? 63 में है, और आर्टिकल 63 में है। देखिएगा, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। मतलब जो संविधान में जो उपराष्ट्रपति का ये पद है, ये कहाँ से सोचा गया था, कहाँ से लिया गया था? तो ये देख के लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये किस आर्टिकल में है? तो ये हमारा अनुच्छेद 64 में भी है और अनुच्छेद हमारा 89 में भी है। तो ये दोनों में लिखा मिलता है आपको, अनुच्छेद 64 में। और तो ऊ से हमारा उपराष्ट्रपति देखे थे, स से क्या आया? तो वही हमारा आ गया स से, ये सभापति भी होगा। क्या होगा? भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। तो स से हमारा सभापति भी होगा। आर्टिकल 64 में है, 63 के बाद 64 हुआ। उसरा निका चूस को ध्यान में रखते रहिएगा। तो आर्टिकल 64 में हमारा क्या देखने को मिला? सभापति भी यही होगा, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 89 भी इसके लिए है, एवं में लगा दिया है, समझ लीजिएगा। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं। अतः इसे मतदान का अधिकार भी नहीं है। जो सदस्य नहीं होगा तो उसका मतदान का अधिकार कैसे होगा? नहीं होगा। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? सभापति होता है। लेकिन अगर निर्णायक मत ये कर सकता है, किंतु सभापति के रूप में ये निर्णायक मत तो कर ही सकता है। बीच में रहेगा भाई। तो अगर बीच में बराबर हो गया तो बीच में ये निर्णायक मत देगा, इसको दीजिए तो इसका मत हो जाएगा। जिसको देगा मत, अपना मत निर्णायक मत खाली दे सकता है अगर बराबरी होने पर। तो ये किस में है? आर्टिकल 100 का 1 में, आर्टिकल 100 का 1 में ये दिया गया है कि ये निर्णायक मत दे सकता है, ठीक ना। कौन? तो उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का सदस्य होता है, सदस्य नहीं होता है। अंग कह सकते हैं, राज्यसभा का अंग हो सकता है सदस्य, क्योंकि ये उसका जो क्या होता है, पदेन सभापति होता है। क्या होता है? सभापति होता है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं उसको? राज्यसभा का अध्यक्ष कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो निर्णायक मत दे सकता है, आर्टिकल 100 के 1 में लिखा गया है। योग्यता, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा ना जब वह भारत का नागरिक हो, 35 साल पूरा कर लिया हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य भी हो गया हो। तो ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 66 के 3 में लिखा गया है कि राज्यसभा का सदस्य वो निर्वाचित होने के योग्य हो गया हो। आर्टिकल 66 के 3 में लिखा गया है। इस आर्टिकल के थ्रू लिखा गया है कि राज्यसभा का जो सदस्य हो, उस राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य जो रहेगा वही क्या कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचित हेतु योग्य हो सकता है। तो ये 66 के 3 में लिखा गया है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये भी लिखा गया है कि जो निर्वाचन होगा उसमें किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन का, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य भी नहीं हो सकता। वह संसद के किसी सदन का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, या फिर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का, चाहे वो विधानसभा हो विधान परिषद हो, किसी का भी सदस्य वो नहीं हो सकता है। वो स्पेशल है तो उपराष्ट्रपति ही के पद पर रहेगा, भले वो उस वहाँ पे सभापति का काम करेगा राज्यसभा के। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान, अपने पद ग्रहण की तारीख की रिक्ति कर दिया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सदन का या सदस्य होगा, तो जब से वो निर्वाचित होगा तब से कहा जाएगा कि वो उसने अपना क्या कर दिया? तो छोड़ दिया, मतलब अपना सदन का स्थान पद ग्रहण की तारीख से क्या कर दिया? रिक्त कर दिया, खाली कर दिया। ये केस में लिखा गया है 66 के 2 में लिखा गया है। तो उपराष्ट्रपति देखिएगा, हम लोग आर्टिकल 66 में ही देखने को मिल रहा है
तो 63 में हम लोग देख लिए थे उपराष्ट्रपति का पद था, स में था कि वो सभापति भी हो सकता है, सभापति है, राज्यसभा का पद में सभापति है स से, ठीक ना। और फिर 66 में हम लोग देख लिए थे, दो गो आर्टिकल देखे थे, वो 66 के 2 देख लिए थे, जिसमें कहा गया था कि वो मतलब कोई भी अगर सदस्य से निर्वाचित रहेगा तो उसको रिक्त समझा जाएगा, पद ग्रहण कर लेगा तो उस तारीख से। ये 66 के 2 में था। और 66 के 3 में क्या कहा गया था कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, ये 66 के 3 में लिखा गया था। आगे देखा जाए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल जो होता है, भाग 5 अनुच्छेद 66 के 1 में लिखा गया है, उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है, क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है, जो भाग 5 अनुच्छेद 66 के 1 में लिखा गया है, भाग 5 अनुच्छेद 66 के 1 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल भाग 5 में आर्टिकल 66 के 1 में लिखा गया। देखिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, और ऐसे निर्वाचक में मतदान गुप्त होता है। क्या होता है, गुप्त होता है। देखिएगा ध्यान से कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ये आर्टिकल 66 में लिखा गया है। आर्टिकल 66 के 1 से शुरुआत ही हो रहा है इसका निर्वाचन मंडल, और 2 में हम लोग देखे थे कि वो जब पद ग्रहण करेगा तो किसी भी सदन का रहेगा तो अपना रिक्त कर लेगा अपना ग्रहण पद को, तो सदन से रिक्त क्या कर लेगा, अपना पद ग्रहण हटा लेगा। जब वो क्या करेगा, अब मतलब कि जिस तारीख से वो अगर शपथ लेगा उपराष्ट्रपति का, वो अपना सदन का जो सदस्य रहेगा उसको क्या कर देगा, त्याग देगा। 66 के 2 में देखे थे, फिर 66 में 3 में देखे थे हम लोग कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना भी चाहिए, ऐसा कहा गया था। तो 66 के 1 में क्या किया गया है, तो 66 के 1 में कहा गया है कि वो उपराष्ट्रपति का मतलब ऐसे कहा गया है, उस निर्वाचक मंडल है उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर, सदस्य जो होते हैं मिलकर करते हैं, बनने वाले निर्वाचक गण जो होते हैं उन सदस्यों द्वारा, निर्वाचक गण सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा हो, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होना होगा। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। इसमें निर्वाचित वाला भी होंगे और मनोनीत वाले भी होंगे। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले जो निर्वाचक गण बनेंगे, चुनने वाले उपराष्ट्रपति को, वो कैसे होंगे, तो सबसे पहले तो निर्वाचित वाला भी होंगे और मनोनीत वाला भी होंगे, दोनों के दोनों उसमें सदस्य शामिल होंगे। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति में मनोनीत वाले नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना पद जब ग्रहण करता है तो पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है ना। आगे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा की नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है, अनुच्छेद 67 में लिखा गया है, उपराष्ट्रपति की पद की अवधि है 67 में 63, 64, 65, 66, 67 कार्यकाल, पद की अवधि। तो उपराष्ट्रपति की जो पद अवधि होती है, कार्यकाल होती है, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख का द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 57 के क में भी लिख दिया गया, देखिए, त्याग भी सकेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 67 के 1 क में लिखा गया है। तो सबसे पहले उसका कार्यकाल है 67 में, पद की अवधि जिसको बोला जाता है, तो 67 में, और 67 के क में है कि वो क्या करेगा, अपना पद त्याग भी सकेगा। जस्ट 67 के क बना के उसमें जोड़ दिया गया। उपराष्ट्रपति के देखिए कह रहा है, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसके लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। अनुच्छेद 67 के ख में ऐसा लिखा गया है। क्या 67 के ख में फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और
जिससे लोकसभा सहमत भी है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के जैसे कि कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो उपराष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 67 के ख में लिखा गया है, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 67 के ग में, तो 67 में क ख ग ये सब उसका पद की कार्यकाल को ही लिख के बनाया गया है। 67 के क, 67 के ख, 67 के ग को ध्यान से एक बार देख लीजिए फिर से, है ना। अपना पद त्याग देगा 67 में, ऐसा बोला गया है। ये जो है सभा उसको हटा सकता है 67 के ख में, फिर जब तक वो बना रहेगा तब तक वो उसका उत्तराधिकारी जब तक ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो बना रहेगा 67 के ग में। तो ऐसे करके 67 में इसका कार्यकाल को बारे में लिखा गया था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 63 से शुरू हुआ, ऊ स रा नी का से 67 आया, 67 पे हमारा क्या हो गया कार्यकाल। 66 में हम लोग क्या देखे थे, निर्वाचन मंडल देखे थे। 63 64 तो समझ में आ गया, 65 में क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है। रा से क्या हो गया दोस्तों, देखिए इसमें रा है राष्ट्रपति के रूप में कार्य, ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 में ऐसा लिखा गया है, ठीक है ना। देखिएगा ऊ से हमारा उपराष्ट्रपति 63 में था, 64 में था सभापति के रूप में कार्य करेगा। फिर रा में कह रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य को निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया था। 64 दूसरा हो गया। 19 से हमारा का निर्वाचन हमारा था। 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और योग्यता भी है इसमें, चुनाव की प्रक्रिया, निर्वाचन योग्यता जो भी है, योग्यता किसमें है 66 में है। 66 के 1, 2, 3 करके हम लोग देखे थे। 67 में कार्यकाल देखे थे, 67 के क ख ग था और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा निका चूस, है ना। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। अनुच्छेद 71 में ऐसा कहा गया है। तो चू से चुनाव भी हो सकता है, चुनाव चूस 67 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे ये जितने भी हैं भारत के उपराष्ट्रपति दिया गया है यहाँ पे, जिनका कार्यकाल, सबसे पहले उपराष्ट्रपति के पद पे कौन आए थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आए थे सबसे पहले। एस राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन आए थे, जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी आए थे। वीवी गिरी गोपाल स्वरूप पाठक है। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति सजाने के लिए अगर दे देगा, चाहे पूछे कौन से नहीं है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद जाकिर हुसैन बने। देखिए तो राधाकृष्णन 52 से 62 10 साल के लिए बने, 62 से 67 5 साल के लिए जाकिर हुसैन बने। उसके बाद वीवी गिरी आए 67 से 69। राष्ट्रपति का हम लोग याद किए थे पीछे, राज की राधा जाकर गिरी रेवंत रेड्डी के जेल में, ऐसे याद किए थे हम लोग। वैसे राधाकृष्णन को भी मतलब उपराष्ट्रपति को याद करते हैं। सबसे पहले राधाकृष्णन हो गए 52 से 62 तक, जाकिर हुसैन हो गए 62 से 67 तक, वीवी गिरी हो गए 67 से 69 तक, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक, 5-5 साल के लिए, है ना। वीडी जत्ती 74 से 79 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 69 से 84 तक, आर वेंकट रमण 84 से 87 तक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 तक, के आर नारायणन 92 से 97 तक, कृष्णकांत 97 से 2002 तक, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक, हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक, बाप रे 10 साल हामिद अंसारी रहे हुए हैं। एम वेंकैया नायडू 17 से 22 तक, जगदीप धनखड़ हमारा 22 से 25 तक रहे हैं, 3 साल के लिए जगदीप धनखड़। सीपी राधाकृष्णन 12/9/2015। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत भी हुआ करते थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो सोवियत संघ के राजदूत थे। वो सोवियत संघ में क्या थे, राजदूत थे, भारत के राजदूत, है ना। तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, याद रखिएगा। अभी भारत के उपराष्ट्रपति चल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। वो 12 सितंबर 2015 में शपथ ग्रहण किए थे, अभी तक चल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन को याद रखें। चलिए उसके पीछे जगदीप धनखड़ मात्र 3 साल के लिए बने थे, वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी 5-10 साल के लिए, भैरव सिंह शेखावत, कृष्णकांत, के आर नारायण। इसको याद कैसे किया जाए देखते हैं। अगर देखा जाए ना
तो इसमें राज की राधा जाकर गिरी जब हम लोग याद किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद को सिर्फ हटा दिया जाए तो लाइन से तीनों मिल जा रहा है, राधा जाकर गिरी, 3 को तो याद हो जाएगा आपको लगातार, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। चौथे नंबर में याद रखिए गोपाल स्वरूप पाठक है, वीटी जत्ती है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला है, आर वेंकटरमण है, राम शंकर नारायण, ये भी लगातार ही है, हम लोग पीछे याद किए थे जो राम शंकर नारायण। बीच में 3 को घुस रहा है, गोपाल, वीटी जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी। ध्यान में रखिएगा कौन से हैं, बशर्ते अगर 3 को तो ऊपर वाला याद हो गया, राधा जाकर गिरी, और यहाँ पे 6, 7, 8 नहीं 7, 8, 9 राम शंकर नारायण, 7, 8, 9 याद हो गया। तो यहाँ से बीच का 3 को याद कर लेंगे, गोपाल, बीडी, हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, गोपाल, बीडी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला हमारे, फिर राम शंकर नारायण, ठीक ना, गोपाल, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऐसा करते हैं, आपको 9 तक याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा उस नियमित नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। अच्छा, तो शपथ, स से यहाँ पे शपथ हो गया है ना, स से हमारा 69 में जो था, स से शपथ है, उपराष्ट्रपति का शपथ है। तो 69 में क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त किसी भी नियुक्त किसी व्यक्ति के साथ समक्ष क्या लेगा, शपथ लेगा, 69 में है ना। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 देखिए, अब लिख रहा है, लाइन से नहीं लिखा है। तो राष्ट्रपति का जो पद खाली रहेगा ना, उस समय उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की हैसियत से अपना कार्य करेगा। आर्टिकल 65 में हम लोग देखे थे, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति अगर कब तक, मतलब लंबा समय तक, कब तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो 6 महीना तक ही वो कार्य कर सकता है, इसके बाद वो नहीं कर सकता। इस दौरान राष्ट्रपति को चुनाव करा लेना अनिवार्य रहेगा, इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य रहेगा, है ना। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ या फिर उपलब्धियाँ, भत्ता वत्ता, पैसा, ये सब विशेष अधिकार, जितना भी अधिकार है सब प्राप्त रहेगा उसको, राष्ट्रपति वाला, जब तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। जिस किसी कला अवधि में, मतलब काल समय में, जिस समय से समय में, तो जिस कला अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जिस किसी कालावधि में जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। और अनुच्छेद 97 के अधीन कह रहा है कि राज्यसभा के जो सभापति का वेतन है, पैसा वैसा मिलता है, जो उसको भत्ता वत्ता जो मिलता है, उसका हकदार वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति बन गया है उस समय तक। तो राष्ट्रपति का पैसा तो उपराष्ट्रपति से ज़्यादा ही हो रहता है, तो वो उपराष्ट्रपति का पद क्यों लेगा, मतलब पैसा क्यों लेगा, तो उसको चाहिए राष्ट्रपति का जो कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रपति का पैसा मिलेगा उसको, है ना। तो ऐसा कहा गया है। फिर वो राज्यसभा के सभापति के पद के कार्य को नहीं करेगा, उसके बाद उनके जगह पर किसी और को बैठाया जाएगा, उनसे जो भी रहेगा जूनियर, तो वो ध्यान में रखिएगा। और 97 में क्या कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में, कि वो राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। चलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा पढ़ा जाए। तो प्रधानमंत्री आते ही हम लोग दिमाग में आता है आर्टिकल 74, मंत्रिपरिषद के बारे में आता है 74 आर्टिकल। देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संपादन और सलाह देने हेतु कोई तो चाहिए। मंत्रिपरिषद पहले के ज़माना में तो होते थे मंत्रीगण, वैसे ही मंत्रिपरिषद का गठन किया गया आर्टिकल 74 के तहत। इसका प्रधान कौन रहेगा, जिसका प्रधानमंत्री होता है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री राजा हुआ, कार्यकाल सब कुछ करने वाला प्रधानमंत्री, लेकिन हम लोग जानते हैं एक राष्ट्रपति हो गया होता है, राजा के तौर पे काम करता है, लेकिन सारा कार्यभार को किसके कंधों पर आता है, तो प्रधानमंत्री के रहता है। तो मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। और किस लिए, तो राष्ट्रपति के कार्यों को संपादन सलाह देने के लिए। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है ना।
जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, देखिएगा 74 से शुरुआत हुआ है प्रधानमंत्री के बारे में, और 75 में देखिए 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। फिर जब अन्य मंत्री को नियुक्ति करना रहेगा, एक अर्थ कर दिया राष्ट्रपति का, नियुक्ति कर दिया, नियुक्ति करता है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वोटिंग के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना, तो नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करना शुरू करेगा। मंत्रिपरिषद, ये किसमें आर्टिकल 75 में कहा गया है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री की शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ऐसा लिखा गया था कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मंत्रिपरिषद जो होता था, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, आर्टिकल 75 में लिखा गया है, ठीक है। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो लाया गया तो उसमें कहा गया था कि जो है 15% से ज़्यादा नहीं होगा मंत्रिपरिषद का संख्या। अनुच्छेद 75 के 2 में क्या जोड़ा गया था देखिएगा, तो इसके अनुसार कहा गया है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करेंगे। मंत्री 75 के 2 में ऐसा कहा गया है। और अनुच्छेद 75 के 3 में क्या कहा गया है, तो इसके अनुसार मंत्री जो होता है परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किस आर्टिकल में लिखा गया है, 75 के 3 में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि अनुच्छेद 75 के 3 में ऐसा कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75 के 3 में ऐसा बोला गया है। किसमें कहा गया है, 75 के 3 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और 75 के 2 में क्या कहा है कि मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना, मैंने इसी के सब इस एथी में कहने पे ये पद धारण करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करेगा मंत्री। आर्टिकल किसमें है, 75 के 2 के लिखा गया है, 75 के 2 में लिखा गया है, ठीक है ना। और 75 में क्या लिखा गया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। तो नियुक्ति हमारा 75 में है और 74 में है मंत्रिपरिषद, और 75 में है राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और 75 के 2-3 में हम लोग देखे लिए थे। 75 के 2 में है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करेगा। और 73 में 75 के 3 में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। आगे बढ़ा जाए तो पद ग्रहण से पूर्व, पद जो ग्रहण किया जाता है, पद ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। तो शपथ किस में है, 75 के 4 में हो जाएगा। प्रधानमंत्री के और प्रधानमंत्री के सहित प्रत्येक मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद को कह सकते हैं 15%, सभी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। अनुच्छेद 75 के 4 में ऐसा लिखा गया है। मतलब 74-75 में सारा निपटा दिया है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना। गोपनीयता की शपथ लेनी होगी अनुच्छेद 75। स्पेशल प्रधानमंत्री किसी आर्टिकल में नहीं है, मंत्रिपरिषद है। क्या है, मंत्रिपरिषद है, ध्यान रखिएगा। 75 के 4 में शपथ है प्रधानमंत्री का और मंत्री जितना भी हैं सभी के। अनुच्छेद किस में शपथ है, 75 के 4 में, ध्यान में रखिएगा, ये शपथ है 75 के 4 में। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से, संवैधानिक नहीं, वैधानिक दृष्टि से ये आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। जाहिर सी बात है, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए वैधानिक दृष्टि से। और यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो उसे अपना पद को छोड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उसका जो है तो रहता ही है उसका बहुमत, तो वो सदस्य रहता ही है। अनुच्छेद 75 के 5 में ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 75 के 5 में क्या लिखा गया है कि वो अगर किसी भी संसद का सदस्य होना चाहिए, नहीं होगा तो 6 महीने के अंदर उसको बनाना पड़ेगा, नहीं बना पाया तो पद को छोड़ना पड़ेगा मंत्री का, है ना। कोई मंत्री परिषद हो गया, उसके बारे में हो गया, प्रधानमंत्री के बारे में भी खुद हो गया। तो ये 75 के 5 में ऐसा लिखा गया है।
तो 74-75 में सारा निपटा दिया, ध्यान रखिएगा। 74 मंत्रिपरिषद था, 75 से शुरुआत हुआ, 75 के 1 2 3 4 5 याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा किसी को एक मंत्री के विरुद्ध क्या कर दे कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, उस विभाग से जो विधेयक बन रहा है विधेयक उसको रद्द कर दे लोकसभा, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है कहा हुआ हो नहीं रहा है। अब किस लिए बना है मंत्री, मतलब मंत्री बना है मंत्री परिषद, तो उसको त्याग पत्र दे देना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा उसका बात नहीं मानता है, मंत्री परिषद का, है ना। ध्यान में रखिएगा, विधेयक को रद्द कर दे और समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होगा। तो ये सब कहानी आप लोग पता होगा। अविश्वास प्रस्ताव बहुत लंबा है समझने के लिए, है ना। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, कितना बहुमत से, ऐसे करके, तो आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री, ये थोड़ा शुरुआत में हम लोग को पता ही है, जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री, लंबे समय तक कार्यकाल इनका था, लगभग 10-12 साल, कितना साल हो गया, 47 से 57 हमारा हो गया 10 साल, 57 से 58 59 60 61 62 63 64 3 6 7 हो गया, इधर 17 साल तक लगभग जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, 64 तक रहे हैं। 47 में आज़ादी के समय प्रधानमंत्री, तब से लेकर 64 तक, ये 15 अगस्त 1947 से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री को बना दिया गया था, और 27/5/1964 तक, ये 17 साल तक है ना। 47 10 57 57 58 60 61 62 63 64, इधर 7 को हो गया, तो 17 साल है ना, लगभग 17 साल कह सकते हैं। अभी तो 8वां महीना आया नहीं था, 5वें में क्या हो गया था, ये पद त्याग मत दिया जाए, मृत्यु हो गया था, नहीं। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया 9/6/1964 को, 9 जून और 11 जनवरी 1966 तक, 2 साल तक ही लाल बहादुर शास्त्री बने रहे। इंदिरा गांधी फिर आई 66 से 77, याद रखना है, 66 से 77 इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी बनी रही। मोरारजी देसाई 77 से 79 तक, 2 साल के लिए मात्र। तो जवाहरलाल नेहरू 17 साल, फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं 2 साल के लिए, 64 से 66 तक रहते हैं, फिर 66 से 77 तक इंदिरा गांधी काम करती है, 11 साल तक लगभग। फिर आते हैं मोरारजी देसाई, ये भी ज़्यादा दिन काम नहीं करते, 2-2 साल काम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई सब बीच में आए हुए हैं 2-2 साल कार्य करने के लिए। वैसे मोटा मोटा काम कौन किया है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, है ना। फिर चौधरी चरण सिंह आते हैं, 89 से 80, फिर इंदिरा गांधी आती है 80 से 84। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आते हैं 84 से 89। ज़्यादातर देखा जाए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे 89 से 90, 1 साल के लिए मात्र आते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह कितना साल के लिए, 1 साल के लिए। चंद्रशेखर आते हैं 90 से 91 के लिए, 1 साल के लिए। पीवी नरसिम्हा राव आते हैं 91 से 96, 5 साल। अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 96, उससे भी कम, 1 महीना के लिए, नहीं। HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी तो एक महीना के लिए आए। HD देवगौड़ा 96 से 97, IK गुजराल हमारा 97 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 99, 1-1 साल के लिए बने हुए, क्या बात है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारा 99 से 2004, ये थोड़ा बने फिर दोबारा बने जब अटल बिहारी वाजपेयी, तो 99 से 2004 तक। फिर मनमोहन सिंह 4 से 14 तक बने थे। अभी नरेंद्र मोदी चलिए रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल 1 नंबर वाला का 16 साल 9 महीना 12 दिन, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। 16 साल 9 महीना 12 दिन, 17 साल नहीं करना है, 16 साल 9 महीना 12 दिन ऐसे जोड़ना है। अब कब से बने थे, 15 अगस्त 1947 से बने थे, और लास्ट स्टॉपेज कब था इनका, तो 27 मई 1964 था। 27 मई 1964 था, 27 मई 1964, 27 मई 1964 था लाल बहादुर शास्त्री। टोटल होगा 16 साल 9 महीना 12 दिन, 16 साल 9 महीना 12 दिन। दूसरा नंबर में है मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई कह रहा है कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री यही थे।
प्रथम गैर कांग्रेसी थे। पहले सबसे पहली बात थी, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो कांग्रेसी नहीं हुए थे, तो वही मोरारजी देसाई 2 साल के लिए बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री यही थे, और त्याग पत्र दे दिए थे 2 साल के लिए। 2 साल के बाद क्या दे दिए थे? त्याग पत्र दे दिए थे। तो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र अगर देने वाला पहला प्रधानमंत्री बोले तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे, और प्रथम गैर कांग्रेसी भी यही हो जाएंगे, मोरारजी देसाई हो जाएंगे 2 साल के लिए जो बने थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो 27 मई 1964 के बाद हमारा एक ही बार 9/6/1964 को एक मोरारजी सॉरी चौथा नंबर के हैं जो मोरारजी देसाई जो है चौथा नंबर के इंदिरा गांधी के बाद बने हैं 77 से 69 2 साल के लिए, 77 से 79, ठीक ना। मोरारजी देसाई लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, जो लोकसभा का सामना भी नहीं किए, वही चौधरी चरण सिंह थे क्या? हाँ, इन्हीं के बारे में तो सुने थे, किधर गया? चौधरी चरण सिंह, जो लोकसभा का सामना भी नहीं किए थे एक बार भी। तो लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। लगातार ऊपर का हम लोग 6 को याद कर लेते हैं, आसान है। 6 को क्या 7 को याद हो जाएगा। देखिए, पहले जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री आए 2 साल के लिए, फिर जवाहरलाल नेहरू आए लगभग 17 साल 16 साल 9 महीना 12 दिन, फिर आए लाल बहादुर शास्त्री 2 साल के लिए, फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद बनती है इंदिरा गांधी, एक ही बार 66 से 77 तक 11 साल तक कार्य करती है लगभग। फिर इनके बाद कौन आते हैं? तो मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी हम लोग देखे थे, और त्याग पत्र भी दे दिए थे 2 साल के बाद। फिर इनके बाद आते हैं राजीव गांधी, मोरारजी देसाई के बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई देखिए, ध्यान रखिएगा, जो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बने हैं वो 7वां नंबर वाले हैं। हम लोग यहाँ पे 3रा नंबर जो इंदिरा गांधी थे, उसके बाद मोरारजी देसाई बनते हैं। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं, चौधरी चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। तो चौथा नंबर पे मोरारजी देसाई जो त्याग पत्र दे दिए थे, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं। गैर प्रथम तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह जो थे, जो लोकसभा में कभी मुँह नहीं दिखाए थे, चौधरी चरण सिंह। फिर इंदिरा गांधी हो गए, फिर राजीव गांधी हो गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीसी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी 2 साल हो गया। फिर लगातार मनमोहन सिंह 4 से 14, 2004 से 2014 तक लगभग 10 साल मनमोहन सिंह। फिर नरेंद्र मोदी अभी खींच रहे हैं, कब तक खींचेंगे कोई ठीक नहीं है, 15 साल तो खींच दिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो हम लोग देखे थे चौधरी चरण सिंह तक देखे थे अभी हम लोग। आगे देखा जाए तो चौथा में कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं कौन? 4 नंबर वाले कौन है जी? मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है अच्छा, इसमें लिखा भी है अविश्वास, तो विश्व इसमें लिखा है, तो यहाँ से हम लोग इसी उस पर दाग लगाए हुए हैं। विश्वास प्रस्ताव को विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव करके हटा दिया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव, विश्व लगा है ना दोनों में, करके दोनों को हटा दिया गया। प्रथम प्रधानमंत्री हुए अविश्वास प्रस्ताव, जिसको विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन है जी? 5वें नंबर पे है हमारे पीवी नरसिम्हा राव। इनके बारे में क्या कह रहा है कि पद ग्रहण करने के समय वे किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं थे। अगर पूछेगा कि पद जब ग्रहण कर रहे थे तो उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 महीने के अंदर इसको सदस्यता लेना पड़ता। तो ये पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदस्य के सदस्य कौन से थे प्रधानमंत्री? तो वे हमारे हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। अब नरसिम्हा आदमी है, नरसिम्हा, ना इधर का ना उधर का, है ना, नरसिम्हा, ना आदमी ना जानवर, इसे याद करिएगा। तो ये ना लोकसभा में थे ना राज्यसभा में थे, पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करते समय, ठीक है ना। लेकिन फिर ग्रहण कर लिए होंगे, 91 से 96 तक 5 साल रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर लेना पड़ता है, पद ग्रहण करना पड़ता है ना। आगे देखा जाए, सबसे छोटा कार्यकाल जो था 13 दिन के लिए किसका था जी? 6 नंबर वाले का कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था 13 दिन के लिए। सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री का पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी 11वें नंबर के जो प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 13 दिन के लिए बने थे। 13 दिन के लिए सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है, अटल बिहारी वाजपेयी का। लेकिन आगे चल के फिर 2 बार बने हैं, एक बार
1 साल के लिए, फिर एक बार 5 साल के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने हुए हैं, है ना, देखिए कितना मस्त है, 3 बार बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा लंबा समय तक बने हुए हैं 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी। लंबा नहीं बोल सकते हैं, मतलब क्रम वाइज कितना बार, तो 3 बार। 7 नंबर का कह रहा है पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। ये विधानसभा के सदस्य थे, पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। कौन है 7वें नंबर के? एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा जो थे विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी जो मृत्यु है ना, उनकी पद अवधि के दौरान भी हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हो गई होगी? जब अंतिम का 27 मई 1964, 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई होगी जवाहरलाल नेहरू की। लाल बहादुर शास्त्री को, अच्छा लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी मृत्यु हो गया। फिर इंदिरा गांधी है, फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु तो दोबारा हुआ होगा ना, छठा वाला में जो इंदिरा गांधी बनी थी 1984 में मरी होंगी ना। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। 80-84 दूसरा कार्यकाल था इनका, और 66 से 77 पहला कार्यकाल था जो तीसरे नंबर पे बनी थी। तो 84 में मृत्यु हो गई, इसका मतलब 84 में मृत्यु हो गई होगी। तो 3 गो व्यक्ति ऐसे थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया होगा, तो पदअवधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पहला दूसरा वाला, और हमारे फिर इंदिरा गांधी आ जाती हैं। लेकिन राजीव गांधी का भी तो मौत हुआ था ना, प्रधान नहीं, उसे पोस्टिंग नहीं था। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब वो 21 फरवरी 1991 राजीव गांधी की हत्या हुई थी ना, तब 1991 में हुई है, तब वो प्रधानमंत्री के पद पर वो नहीं थे, ठीक ना। वो 1984 से 79 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनकी मृत्यु समय लोकसभा के चुनाव प्रचार कर रहा था वो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 84 से 89 तक थे राजीव गांधी, उस समय ये पद पर थे जब तक। तो ये हमारा 1991 में इनकी मृत्यु हुई है राजीव गांधी की, ठीक है ना। उस समय पद पे वो नहीं थे। तो 3 ही व्यक्ति जो पद के रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है, तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। देखिए पद के रहते हुए उनकी मार दिया गया है, मतलब एक तो नॉर्मल मृत्यु हुआ होगा अगर इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जो मृत्यु थी 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था। कौन वैसे व्यक्ति है जिनके, कौन ऐसे प्रधानमंत्री है व्यक्ति जिनका मृत्यु जो है भारत से बाहर हुआ है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ है ताशकंद में। कहाँ पे? ताशकंद में हुआ है, और 11 जनवरी 1966 को हुआ था। इन्हीं के बाद 66 से 77 इंदिरा गांधी आई थी तीसरे नंबर पर। फिर मोरारजी देसाई आए, फिर मोरारजी देसाई के बाद कौन आया, तो हमारा चौधरी चरण सिंह आए। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तो मोरारजी देसाई जो थे, मोरारजी देसाई बुढ़वा थे, राजीव गांधी एकदम जवान थे। तो इसे याद कर लीजिएगा, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र वाले हो जाएंगे, सबसे बूढ़ा टाइप से मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई चौथे नंबर वाले, है ना। और राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी छठे नंबर के थे, 7वें नंबर के थे राजीव गांधी, छठे नंबर के इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बने। तो 7वें नंबर के थे राजीव गांधी, जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन के रहे हैं। कौन? गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक रहे हैं, इसलिए इनका नाम इसमें नहीं जुटा है, क्योंकि कार्यवाहक का मतलब टेम्पोररी समय के लिए बनाया जाता है। तो गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन के रहे हैं। कौन? गुलजारी लाल नंदा को भी याद रखिए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनना आसान नहीं है, वो भी तो प्रधानमंत्री के पद पर है, लेकिन वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने थे, ठीक है ना। 1964 में बार बने थे, एक बार 1966 में बने थे, ठीक है ना। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू मर गए थे उस समय बने होंगे। फिर 1966 में जो कौन थे जी, हमारे ये जो थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु के समय फिर बने होंगे कार्यवाहक। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। आगे कह रहा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री। तो उस सब शुरू से ही उप प्रधानमंत्री के पोस्ट पर अभी भी देखा जाए तो
समझिए रहे हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सेम टू सेम मिलते जुलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा ही तो लगते हैं वो भी। अभी जो कौन है, अमित शाह उप प्रधानमंत्री है ना, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थे 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य के मंत्री होता है और तीसरा उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है विभाग के अध्यक्ष होता है, विभाग का क्या होगा, अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो एक प्रधानमंत्री हो गया, कैबिनेट को केंद्र मंत्री भी बोल सकते हैं। तो कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। तो राज्य के मंत्री जैसे सेम हो गया वैसे ही उप मंत्री हो गया। तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है और वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करना या फिर सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श देता है। क्या देता है, परामर्श देता है। कर नहीं सकता है, कर तो राष्ट्रपति ही सकता है, परामर्श देगा करिए तो कर लेंगे। तो किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है कि लोकसभा को जल्दी विघटित करिए, तो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री ही जो है सभा के पटल पर जाके क्या करेगा, सरकार की जो नीति है उसकी घोषणा करेगा कि ऐसा ऐसा सरकार की नीति बनाई गई है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के और राष्ट्रीय विकास परिषद के और राष्ट्रीय एकता परिषद के और अंतर्जातीय परिषद के तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होता है। किसका किसका अध्यक्ष होता है, ध्यान दीजिएगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष तो सबको याद होगा क्योंकि उन्होंने ही बनाया। राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, विकास हो गया, एकता हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद जो हो गया, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गया। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का इस सबका क्या होता है, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। विकास, एकता, अंतर्राज्यीय परिषद, जल संसाधन परिषद, इस सब का क्या होता है, और नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आगे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति एवं उप मंत्री परिषद के बीच में संवाद की मुख्य कड़ी है। ये आर्टिकल 78 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जो होता है, मंत्रिपरिषद जो भी है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में मतलब कि संवाद करने का कड़ी है कौन, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 78 में ऐसा लिखा गया है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उसके सदस्य होते हैं, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं, चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इस सब के जितना भी अध्यक्ष हैं और उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। किसको, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, उनकी नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है कि इसको नियुक्त करिए, इसको नहीं करिए, इसको नियुक्ति है ना। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त भी करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता भी करता है कौन, प्रधानमंत्री, तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। पद से जब त्याग देते हैं प्रधानमंत्री तो सारा मंत्रिमंडल बिखर जाएगा क्योंकि वही है सबको बांध के रखने वाला। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का क्या होगा, प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है ना, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा, चाहे उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके जब ऐसा नहीं है कि जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब कोई आगे कार्य कर रहा था नहीं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो जब तक प्रधानमंत्री रहेगा तब तक सारा काम चलेगा। प्रधानमंत्री ठप तो समझिए कि कोई भी मंत्री कार्य ही नहीं करेगा, कार्य करने वाला मंत्री भी सारा का सारा ठप। अन्य शब्दों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है कि अब क्या होगा। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू का रहा है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का रहा है। 16 साल 9 महीना 12 दिन हम लोग देखे थे, लेकिन ये ऊपर वाला बड़ी खतरनाक है। अगर प्रधानमंत्री कुछ हो गया ना तो समझिए कि सब खत्म।
लेकिन राष्ट्रपति रहते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। राष्ट्रपति भी अपने से कुछ कर सकते हो, राजा तो वही है एक तरफ से देखा जाए तो। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही ना जो 2 अलग-अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही है। कब से कब तक रही है? 66 से 77, 80 से 84। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी ना तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी। किसकी? राज्यसभा की। मतलब कि दूसरी बार जब लोकसभा में आ गई होंगी। ऐसा करने का मतलब इसका यही ना हुआ। चौधरी चरण सिंह जो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने में वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ था। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर देखा जाए तो वह कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन थे के लिए। फिर बाद में 2 बार और बने थे, लगभग 3 बार बने हैं। कैबिनेट मंत्री जो होता है, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जो होता है जगजीवन राम का रहा है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है। कैबिनेट मंत्री बन के रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बोल सकते हैं। और 32 साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। कितना साल? 32 साल। फिर भी इनको कोई पोस्ट नहीं दिया गया। तो 32 साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं कौन? जगजीवन राम। याद रखिएगा, 32 साल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन बन के रहे हैं? जगजीवन राम। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। सबसे लंबी अवधि तक अगर देखा जाए तो एक ही विभाग में जो कार्यभार संभालने वाली हो गई वो केंद्र की मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। सबसे लंबा अवधि तक ये क्या की है? तो एक ही विभाग में कार्यभार संभाली है और ये थी राजकुमारी अमृत कौर। मंत्रिमंडल सचिवालय देखा जाए तो मंत्रिमंडल सचिवालय क्या है? मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। कैसा? प्रत्यक्ष, सामने एकदम प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करेगा मंत्रिमंडल सचिवालय। भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पे एकदम प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करेगा, एकदम प्रधानमंत्री के अधीन ही कार्य करेगा। इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है कैबिनेट सचिव होता है। इसका प्रशासनिक वाला प्रमुख कौन होगा? कैबिनेट सचिव होता है। इसका प्रशासन का प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। इस प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड जो कैबिनेट सचिव होते हैं ना वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है कि मंत्रिमंडलों का क्या है? बैठक है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। कैसा सहायता? सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है मंत्रिमंडल समितियों के लिए। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित भी करने का कार्य करता है। जितना भी मंत्रालय हैं सभी के में समन्वय स्थापित करेगा। मंत्रालयों को, जितना भी मंत्रालय है, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, वित्त वाला पैसा वाला जो संसाधन है, वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। ये भी याद रखना है। जो मंत्रालयों को जो है मंत्रालयों को जो है वित्तीय संसाधन का जो आवंटन होगा, वित्तीय संसाधनों का आवंटन वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। वित्त मंत्रालय को भेजा, वित्तीय संसाधन वित्तीय मंत्रालय करेगा। जाहिर सी बात है, मंत्रिमंडल सचिवालय थोड़ी करने वाला। तो इसको याद रखना है, वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय करेगा, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे संघीय संसद। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए। थैंक यू दोस्तों।